नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी संविधान पर सुलगती सियासत को लेकर। जी हाँ, जब संविधान को लेकर चल रही सियासी लड़ाई और तेज होती नजर आ रही है, मध्य प्रदेश इसका नया राजनीतिक अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अंबेडकर नगर यानी महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर नजर आएंगे। उद्देश्य एक ही है कि जो कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव से एक नैरेटिव सेट करती नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश और देश में संविधान खतरे में है और उस संविधान को बचाना है। तो दरअसल दिल्ली से शुरू हुई ये जंग देश के दिल तक आ गई है और मऊ में जिस संविधान बचाओ रैली की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता एमपी आ रहे हैं। कांग्रेस की रैली के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में संविधान गौरव दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और अब संविधान पर छिड़ी इस जंग पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ेगी और क्या दिग्गजों के दौरे से संविधान को लेकर चल रही है लड़ाई और तेज होगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। संविधान बचाने की लड़ाई, मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई। संविधान को लेकर प्रदेश में सियासी पारा अभी और चढ़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों संविधान के सहारे एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश की धरती से कांग्रेस की नैरेटिव की हवा निकालने आ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 7 वरिष्ठ नेता प्रदेश के 7 संभागों में संविधान गौरव दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर आएंगे। यानी बीजेपी कांग्रेस की रैली के बाद प्रदेश में अपने पक्ष में माहौल बनाती दिखेगी और खुद को संविधान का रक्षक के तौर पर भी पेश करेगी। तो वहीं प्रदेश बीजेपी दिग्गजों की दौरे को लेकर उत्साहित दिख रही है। हमने बाबा साहब को अंगीकार करने का काम किया और कांग्रेस ने उसको वोट बैंक के रूप में देखा। कल ही हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो फ्लाईओवर का उद्घाटन किया उसको बाबा साहब के नाम से किया। पंचतीर्थ बनाने का काम किया वो हमारी सरकारों ने किया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। भारत रत्न सबको दे दिया उन्होंने, अपने परिवार के लोगों को। कभी उनको नहीं लगा कि बाबा साहब को देना चाहिए भारत रत्न। बीजेपी के दिग्गजों के प्रदेश दौरे पर कांग्रेस ने भी नजर गड़ा ली है, क्योंकि 27 जनवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश भर से बड़े कांग्रेसी नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंच सकते हैं। यहां से कांग्रेस संविधान बचाओ रैली निकालेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो ब्लॉक स्तर पर संविधान बचाओ रैली निकालना शुरू भी कर दिया है। देखिए, जिस तरीके से आज बाबा साहब अम्बेडकर का भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार लगातार अपमान कर रही है, देश में एक माहौल बना दिया गया है। खुद अमित शाह जी ने संसद के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने जो संविधान निर्माता है उनका अपमान जगह जगह पर हो, और इसी को लेकर हमने महू के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें देश भर से हमारे कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर से ज़्यादा संख्या में हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर संविधान बचाओ की जंग अब प्रदेश की धरती से लड़ी जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कमर कसकर तैयार दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी के दिग्गज कांग्रेस के कार्यक्रम से पहले प्रदेश आने वाले थे, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अब अमित शाह समेत तमाम नेता कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद प्रदेश आएंगे। यानी बीजेपी कांग्रेस से बड़ा कार्यक्रम कर संविधान के सहारे सियासी फायदा लेना चाहेगी। खैर, अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तैयारी संविधान बचाने की इस लड़ाई को और कितनी तेज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका अनादि टीवी में।
जी नमस्ते और प्रभु जी। संविधान को क्या बड़ा खतरा देख रहे हैं आप, जो कांग्रेस को नजर आ रहा है पिछले 1 साल से, जिसको बचाना मनोज जी, पड़ रहा है? क्योंकि जो पहले जो देश को जोड़ दिया था वल्लभ भाई पटेल ने, उस देश को जोड़ने की यात्रा राहुल गांधी निकालते रहे, और अब संविधान को बचा रहे हैं। देखिए पिछले चुनाव के बाद अभी बड़ा रोचक एक स्थिति हो गई है। भाजपा 240 पे आ गई और ऐसा माना जाता है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बड़े बड़े या पॉलिटिकल पंडित हैं, उनका मानना है कि जो संविधान को लेकर कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया और उसको आधार दिया, आधार बनाया, जो कुछ बयान आए थे, चाहे लल्लू सिंह हो या अरुण गोविल हो, ऐसे लोग बयान, उससे जो आधार मिला उसकी धार तेज हुई, तो यूपी में खासकर भाजपा बहुत नीचे आ गई, 33 सीट पे आ गई और इसलिए 240 पे आ गई पूरा ओवरऑल। जी, ये कांग्रेस का अचीवमेंट माना जा सकता है। भाजपा सचेत है, भाजपा नहीं चाहती कि जो डैमेज हो गया है संविधान के नाम पे, जो कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया, वो फिर आगे चले, क्योंकि आगे भी तो चुनाव है, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि भाजपा की अपनी मेजॉरिटी नहीं है, तो आशंका हमेशा रहती है मिड टर्म पोल की, अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो भाजपा क्योंकि का इतिहास है वो ये भी तो शंका है, ऐसी उम्मीद भी सता सकते हैं हम, आशंका भी, कि दूसरी पार्टियों का असर वो एमवीए में जैसा किया तो उन्होंने महाराष्ट्र में वो भी कर सकते हैं कि खुद के हाँ, दम क्यों पे नहीं? ऐसे क्यों मेजोरिटी नहीं? ले आए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो भाजपा सचेत है और किसी भी तरह से जो 2024 में हुआ है उसका पुनरावृत्ति नहीं चाहती है। इसीलिए भाजपा जोर शोर से, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लिए तो संविधान को माथे पे लगा के लिया हुआ, उन्होंने मैसेज दिया कि जो भी नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया है वो गलत है, हम संविधान की रक्षा करेंगे और उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप याद कीजिए 2024 का जो चुनाव हुआ है और अभी तक भाजपा के या जो उनके सहयोगी दल है, किसी भी नेता ने वैसा बयान नहीं दिया जिससे डैमेज 2024 में हुआ था। सब बहुत सचेत हैं। तो एक तरफ कांग्रेस जो गेन नहीं कर पाई उसको गेन करना चाहती, उसको आगे बढ़ाना चाहती प्लेटफॉर्म को, जहां पे पहुंच गई थी 100 पे 100 सीट मिल गई है, और भाजपा जो डैमेज हो गया है उसको रोक करके उसको आगे बढ़ना चाहती है। तो सिचुएशन है। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं सिचुएशन? क्योंकि अगर ये एक नैरेटिव होता तो कह सकते हैं कि आधा अधूरा खतरा में देखा था पब्लिक ने, संविधान के आधा खतरा देखा था, 400 की जगह 240 दी, और कांग्रेस और सहयोगी दलों से भी उम्मीद नहीं थी कि संविधान को बचा पाएंगे, इसलिए पूरा उनके गठबंधन को मिला लें तो 237 सीटें होती हैं। अब इस स्थिति में जबकि 4 राज्यों में चुनाव हो गए हैं, उसके बाद भी ये नैरेटिव वहाँ नहीं चला, बड़े राज्यों की बात कर लें, स्थिति अगर ऐसे देखें तो एक में तो राष्ट्रपति शासन था और बाकी 3 में जो है जो सत्तारूढ़ दल थे वही काबिज रहे हैं। तो अब मध्य प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ने का औचित्य क्या है, जबकि दिल्ली का चुनाव आपके सामने है या बिहार का आपके सामने चुनाव है? अगर ये लड़ाई को वहाँ ले जाते, नए स्तर पर ले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए मनोज जी, वो रंजन जी ने बताया, वो उनका व्यू होगा, बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का व्यू होगा जो बड़े बड़े चैनलों में देखते हैं। अपन भोपाल जैसी छोटी जगह पर रहते हैं तो अपना ध्यान में केवल इतना है कि लोकसभा चुनाव में संविधान नहीं चला है, संविधान का मुद्दा, वहाँ पे जातिगत जनगणना का मुद्दा चला है, जिसके दम पर कांग्रेस ने जो है जातियों को जो ये आशय दिला के और वहाँ पर कोशिश की। और भारतीय जनता पार्टी की जो उसकी लगातार आपकी 10 साल से सरकार थी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे सरकार में आप होते हैं तो क्रिएट हो जाते हैं जो सामने खड़े हुए थे अलग अलग राज्यों के। और दूसरी एक राम मंदिर का मुद्दा जो था, जब तक मंदिर नहीं बना था तब तक राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए फेवरेबल था। जब मंदिर बन गया तो सेचुरेशन की स्थिति आ गई लोगों की, मंदिर तो बन गया, अब इसको 1000 साल तक कोई नहीं हटा सकता, कुछ 500 साल जिसको बनाने में लगे अब उसको मिटाने में भी 1000 साल तो कम से कम लग ही सकेंगे, ऐसा आम आदमी का परसेप्शन बन गया। तो उस वजह से जो है जो वोट बैंक पहले एक मुश्त बीजेपी की तरफ जाता था, वो वोट बैंक थोड़ा सा वो हो गया, कम धर्म की जगह जातियों के हिसाब से वोट हुई। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है स्वाभाविक तौर पर बीजेपी का ग्राफ गिरा, लेकिन उतना नहीं गिरा। यदि बदलाव दिखता तो ड्रामेटिक चेंज आना चाहिए था, कांग्रेस की ये सरकार होनी चाहिए थी, इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी और जो है एनडीए को विपक्ष में होना चाहिए था।
लेकिन अभी भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर आई, 240 सीटें। इस पर तो जितनी बीजेपी की सीटें उतनी तो कई सारे दल मिलकर उनकी सीटें उतनी नहीं होंगी। तो इस तरीके की स्थिति है। लेकिन संविधान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर दोनों दल एक दूसरे को कोसने के लिए भरपूर मौका मिलता है। जब आप संविधान की बात करते हैं तो अम्बेडकर का नाम स्वाभाविक तौर पर आता है। संविधान मतलब अम्बेडकर, तो आप अम्बेडकर को सामने रख के एक दूसरे को कोस सकते हैं कि उनने कहा, आप देख रहे थे, आप अभी सुन रहे हैं कि इन जो है अम्बेडकर का अपमान किया। अम्बेडकर को चुनाव हराने नेहरू जी ने भी अपने आदमी को भेजा, खुद नेहरू जी प्रचार करने गए, तमाम तरह की बातें। बिल्कुल। संविधान का अपने अपमान किया। संविधान को जो लोग संविधान के अपमान की, तिरस्कार की बात कर रहे हैं, उनमें से पूछ लिया जाए यदि बैठ के कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने संशोधन हुए हैं किसकी सरकार में, तो शायद उनको भी नहीं पता होगा। और एक वो तो मामला था ही संविधान की, वो कोरी किताब लेके चलने वाला महाराष्ट्र चुनाव के दौरान। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। तो संविधान को आप सामने रखकर सिर्फ कोस सकते हैं। संविधान से वोट नहीं मिलता है कि अब जब संविधान पर जाएंगे तो फिर जो है आदिवासियों के लिए एक अलग अनुसूची में दर्जा दिया गया है। अब उसके लिए आपको आदिवासियों की बात करनी पड़ेगी, ना कि संविधान की बात करनी पड़ेगी। आप दलित वर्ग के लिए जाएंगे तो उसके लिए जब आप बात शुरू करेंगे तो जिस दलित वर्ग के हकों की बात को लेकर जिस अनुसूची में उनको जगह दी गई है, वहाँ के लेकर काशीराम से लेकर अब चंद्रशेखर आजाद तक आ गए हैं, मायावती भी हैं। तो वो जो लोग जो नैरेटिव उनने खड़ा किया है, उस नैरेटिव को अब कांग्रेस नहीं काट सकती, क्योंकि वो नैरेटिव कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया गया है। बिल्कुल। काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की तरह बहुजन वोट बैंक बनाया। किसके खिलाफ बनाया? कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ। तो अब वहां पर आप उसको एक नहीं कर सकते, क्योंकि वो वोट बैंक कांग्रेस का था जो उनने खींच कर ले गए। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर संविधान केवल वोट का मुद्दा नहीं है। संविधान वोट नहीं दिला सकता है। संविधान का जितना तिरस्कार, जितना संविधान का सम्मान, दोनों पक्ष तो लीजिए, तो जितना कांग्रेस ने किया है उतना उससे कम बीजेपी ने भी नहीं किया है। बिल्कुल। आपने जो है शाहबानो का प्रकरण पे अब कांग्रेस की खिंचाई करने चले जाएंगे कि कांग्रेस ने शाहबानो के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट दिया, तो आप आइए एट्रोसिटी के मामले में आपने भी वही काम किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। तो संविधान प्रदत्त शक्तियों का हनन, उनका बदलाव करना, ये तो जो भी सत्ता में रहता उसने किया। अब इसमें बात करें तो हमारा संविधान ही इतना लचीला, उसमें पहले से प्रावधान किया गया समुचित संशोधन का। आपको एक निश्चित संख्या में आपके पास बहुमत होना चाहिए। बड़े निर्णय बदलना है तो उसके लिए आपको राज्यों की सहमति चाहिए। उसके बाद आप जो है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। कभी 370 की जरूरत पड़ी, 35 से लगा दिया उनको अपने समय की आवश्यकता अनुसार। किसी को हटाना था तो उनने जो है अपनी ताकत आई तो उनने उस समय की जरूरत जो थी उसके हिसाब से हटा दिया। तो आज देखिए बदलाव दिख रहा है हमको। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में जब 370 था तब कश्मीर क्या था और आज का कश्मीर क्या है, जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। तब कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति थी, अब उनकी स्थिति में क्या बदलाव होता दिखाई दे रहा है, वो भी हमको दिखाई दे रहा है। पर्यटकों के मामले में भी चले जाइए तो बहुत सारे फैक्टर हैं, सारे मुद्दे। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये आप केवल अंबेडकर जी को सामने रखना चाहते हैं। संविधान को लेकर यदि आप आ रहे हैं तो महू में संविधान नहीं लिखा गया था। महू में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। महू में अंबेडकर जी ने वो डिग्री नहीं पाई थी जिसके आधार पर वो संविधान लिखने चले गए थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। उसके लिए वो बहुत सारी जगह गए थे। तो आप जो है महू चूंकि अंबेडकर की जन्मस्थली है, जिस तरीके से अयोध्या का राम मंदिर राम की जन्मस्थली है, तो उसको लेकर आंदोलन हुए। तो आप उसको उसी परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ पर जो एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उसका फायदा आपको अभी होता हुआ दिखाई दे सकता है, भीड़ तक जुट जाएगी, लेकिन चुनावी लाभ इसका मिलेगा मुझे नहीं लगता कि संविधान किसी को चुनावी लाभ दिला सकता है। इसके बनिस्बत एक अच्छाई इसमें है मनोज जी कि ये जो संविधान को लेकर राजनीतिक दल जितना राग लापेंगे, कम से कम उसको संविधान के प्रति हमारी जिज्ञासा आम आदमी की उतनी ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल क्यूरियोसिटी होगी। हाँ, और इसके साथ एक प्रावधान ये कर देना चाहिए कि संविधान को जो है पाठ्यक्रम में शामिल करा देना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा संविधान की ये चीजें पढ़ेगा, मिडिल में जाएगा तो ये पढ़ेगा, पढ़ी है उसकी। हाँ, और कॉलेज तक जाते जाते वो संविधान को पूरा पढ़ जाए तो कम से कम संविधान को लेकर जो देश, क्योंकि संविधान पर जब आप सियासत करते हैं तो आप देश पर सियासत करते हैं, पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब करते हैं। कोई संविधान वो किताब है जिसके दम पर हमारा देश चलता है, हम भारत के लोग, हम भारत के, और उस संविधान को कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता है। जो व्यक्ति कह रहा है कि हमारी 400 सीटें आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे, उसकी 7 पुश्तें आ जाए तो नहीं बदल सकती है, और जो कह रहा है कि ये बदल देंगे या उनने बदल दिया वो भी नहीं बदल सकते, क्योंकि भारत का संविधान ही ऐसा बना हुआ है कि उसमें समग्र बदलाव संभव ही नहीं है।
समय अनुकूल परिवर्तन उसमें हो सकते हैं। उस तरीके से जैसी नैरेटिव सेट करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जाती है, वो यहाँ पर संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता है। तो संविधान को परे रखा जाए, आप राजनीति करिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं, नाली की कीजिए, जनता के घर के सामने की समस्याओं की कीजिए, जनभावनाओं की कीजिए, आप विदेश नीति की कीजिए, लेकिन संविधान की राजनीति नेताओं को छोड़ देनी चाहिए। रंजन जी, आपको लगता है कि नेता इतनी जल्दी छोड़ देंगे? क्योंकि हर दूसरे नेता से पूछो तो आजकल वो संविधान की चिंता में, एक बचाने की चिंता में और एक खतरे की चिंता को लेकर है। और सारी चिंता इस बात को लेकर है, एक की कि 27 को कितनी भीड़ आ जाए। तो ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है, पार्टी में कैंसरबाजी है, उसकी चिंता जताई जा रही है कि टोटल जो चिंता वो 27 तक की दिख रही मध्य प्रदेश के नेताओं को संविधान को लेकर। और वही चिंता मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को लेकर है कि जो नेता आएंगे तो संविधान के बारे में क्या कुछ वो कहेंगे, कहाँ कहेंगे, कितना कहेंगे, कब कहेंगे, उसकी तैयारी में जुटे हैं। नहीं मनोज जी, देखिए, अगर ये मुद्दा खत्म होने वाला होता तो सब लोग महों में इकट्ठा नहीं होते, भाजपा के लोग मीटिंग नहीं कर रहे होते। मुद्दा बड़ा है। मैं प्रभु जी की बात थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं रंजन जी, हम यही कह रहे हैं रंजन जी कि इसमें संविधान- आप एक दूसरे को कोस सकते हैं, गलतियां ठीक गिना बात। सकते हैं। नहीं, उसमें जो एक चीज छूट गया है, मैं जी कहना बिल्कुल चाहता हूँ बताइए। कि संविधान का मामला नहीं था, केवल ये था कि जो मैं यूपी से चूंकि आता हूँ, जो नैरेटिव सेट हुआ, और आप याद कीजिए भागवत जी का बयान आया था, तो जो एक गलतफहमी हुई या फैलाई गई कि आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाए, अगर संविधान बदल दिया जाएगा तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं प्रभु जी की बात सहमत हूँ कि उसमें बदलाव संभव नहीं है, चाहे कुछ भी नेता बोलते रहे। लेकिन जो नैरेटिव कई बार सेट हो जाता है, खासकर यूपी में जहाँ जातिगत राजनीति है, और उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी। प्रभु जी से की बात में आगे बढ़ाते हुए, कि बीएसपी मजबूत थी, कांसीराम मजबूत थे, तब तक कांग्रेस को दलित वोट नहीं मिला था। जब उन्होंने आरक्षण की बात की या संविधान की बात की, यहाँ बीएसपी कमजोर हो चुकी थी। अगर बीएसपी कमजोर नहीं होती तो शायद आज भी, पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, वोट जी। नहीं आते। तो बसपा का जनाधार कम हुआ है दलितों के बीच में, मोहभंग हुआ है। उस स्पेस को कांग्रेस भरना चाहती है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो भीम पार्टी कहें, कोई पार्टी कहें, जो स्पेस को भरने में समक्ष है। आप अभी मायावती जी का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा जी और उस पे ट्विटर पे कि क्या बसपा के पास आईटी सेल होना चाहिए, तो जाहिर जवाब है आज उनको सवाल पूछना पड़ रहा है। नया पार्टी में नयापन आना चाहिए, वो नयापन लाना चाहते हैं। उनको पता है कि हमारी जमीन कितनी मजबूत थी, वो सरक गई है, निकल गई है। वो तो अगर ये भी पूछ लेती पार्टी को नया अध्यक्ष चाहिए तो शायद उसका जवाब भी वो सहम जाती सुनकर। उसका जवाब ठीक बात है। तो वो जो आरक्षण का मुद्दा था मनोज जी, मूल चीज ये था, नैरेटिव सेट हुआ। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रभु जी से, संविधान नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदल पाएगा, लेकिन चुनाव में नैरेटिव होते हैं और कई बार काम कर जाते हैं, वो हुआ है। और उसको मैं जो सवाल आपका था जी। वो अभी खत्म नहीं होने वाला है, आगे मामला बढ़ेगा। तो प्रभु जी, लेकिन बेहतर नहीं होता कि जिस नैरेटिव से पूरा इंडिया ब्लॉक लड़ा चुनाव, तो वो भी सारे एकजुट दिख जाते हैं यहाँ, तो कम से कम एक मैसेज अच्छा चला जाता कि सारे लोग इस मुद्दे पर एकजुट है। क्योंकि अभी तो ये जा रहा है कि एक मुद्दे पर आप लोकसभा चुनाव में सारे साथ थे और अब कांग्रेस अकेले संविधान बचा रही है, यानी सबकी नज़र में संविधान सुरक्षित है, खतरा केवल कांग्रेस के लिए बचा। अब ये खतरा संविधान के लिए बचा है या कांग्रेस के लिए खतरे बचा है? क्योंकि जो दिल्ली में चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने हथियार डाले हैं या बाकी जगह वो जिस नेरेटिव के साथ लड़ रही है, उससे क्या लग रहा है फिर? अब देखिए मनोज जी, ये तो उस व्यक्ति को स्थापित करने का खेल है जो पैंट के पीछे की जेब से संविधान की किताब निकालता है। सटीक बात, बिल्कुल। संविधान को कोई जो है संविधान की किताब को माथे पर रखता है, कोई संविधान की किताब को लाइब्रेरी में रखता है, कोई उसको मंदिर में रखता है, और कोई जो भरे मंच पर संविधान की किताब को, क्योंकि टी शर्ट में जेब नहीं होती है तो पीछे की जेब से निकालता है। तो ये तो उसको स्थापित करने का खेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ तक ये संविधान की बात है, संविधान की जो है, इसमें अकेला कांग्रेस का दोष नहीं है, इसमें दोष दूसरों का है। 2016 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसका 2016 में संविधान का दिन आया तो उनने जो है वहाँ पर बाकायदा हाथी पर संविधान की किताब की एक प्रतिकृति रखाई और पूरा का पूरा एक रैली निकाली, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री होने के नाते जो है संविधान का सम्मान करते हुए पदयात्रा की। मोदी पैदल चले, मुख्यमंत्री जुलूस की शक्ल में भाषण हुए उसको संविधान को लेकर। संविधान गौरव दिवस की शुरुआत वहाँ से हुई थी जब बीजेपी करने जा रही है।
तो ये जो है राजनीति संविधान की किताब को, क्योंकि वो अबूझ चीज, जैसे पारस पत्थर होता है ना, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम हर पत्थर को जो जंगल में जाएं तो किसी भी पत्थर को उठा के जो है टच करने की कोशिश करते हैं, कहीं पारस तो नहीं है। तो उसी तरीके से एक अबूझ चीज जिस संविधान को, जिसे मैंने कहा कि इसको लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में हम जानते नहीं, हर अबूझ चीज जिसके बारे को लेकर कोई कुछ भी बोल देगा तो हमको लगता है वो सही बोल रहा है सामने वाला, क्योंकि वो तो पढ़ा नहीं हमने, उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है, वो इतनी मोटी किताब है कि हम उसको पूरा पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो उस चीज़ को हमको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है, सिखाया नहीं गया है, तो उसको लेकर हमको जो है जो व्यक्ति कहेगा वो हमको सही लगता है। जैसे भागवत की कथा जो करते हैं महंत लोग, भागवत किताब खोलते हुआ कोई नहीं दिखता है, बिल्कुल कथावाचक, वो भागवत की किताब को सामने रख के वो दुनिया भर के किस्से सामने सुनाते हैं। कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ एक ही प्रसंग हर कथावाचक अलग अलग तरीके से सुनाता है, और भक्तों को हर प्रसंग में रस आता है, हर कथावाचक की झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, उसके साथ रोने लगते हैं। वही एक प्रसंग है जिसको हम किताब में पढ़ेंगे तो हमको कोई रस नहीं आएगा, लेकिन वो कथावाचक अपने तरीके शैली में जब उसको कहने जाता है तो अलग अलग तरीका, जैसा वो चाहता है जनता वो उसकी मुरली पे वैसे ही नाचती हुई दिखाई देती है, भक्त मंडल। वैसे ही ये है नेताओं का राग। संविधान की किताब को खोलने की जरूरत नहीं है, कथावाचक जो है आखिर में दान दक्षिणा ले जाते हैं और इसमें नेता वोट ले जाते हैं। आप सामने रखकर केवल वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं पूरे समय, लेकिन अभी ये समय नहीं है। अभी चुनाव तो 4.5 साल बाद दूर है लोकसभा का, तो अभी यदि संविधान बचाओ की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर ये जो है राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए ये पूरा खेल चल रहा है। वो आएंगे, वो भाषण देंगे यहाँ पर। अब दिन कौन सा चुना है आपने, ये सोचिए, गणतंत्र दिवस का दिन, जिस दिन पूरा देश उस संविधान को अपनाने का दिन मना रहा है, अलग अलग जगहों पर। अब तो इसीलिए उन्होंने एक दिन आगे बढ़ा दिया, उनको डर था कि भीड़ शायद ना जुटे, तो इसलिए जो है 27 कर रहे हैं, पहले आपने 26 चुना। तो आप जो कोशिशें ये हो रही हैं, क्योंकि आपको उसके सहारे आप स्थापित होना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है मनोज जी। बिल्कुल आपको जनता में एक दिन इसके लेकर वितृष्णा होगी। जो अभी बसपा की बात हो रही थी, कांसीराम जी यू पेन हाथ में लेकर जो है जिस तरीके से बताते थे कि इतने % लोग इतने % पर राज कर रहे हैं, वो जो तराजू को तिलक तराजू, उसी पैटर्न में राहुल गांधी वो थोड़ा अलग तरीके से वाली बात करते थे। फिर अंततः क्या हुआ, उसी बसपा को जो है तिलक तराजू को साथ लेकर और तलवार को साथ लेकर सरकार बनाई। बिल्कुल टिकट भी देना पड़ा, क्योंकि जब आपको राज करना है तो आपको वो सारी जरूरत है। जब आपको भीड़ तंत्र बढ़ाना है, अपना बेस बढ़ाना है, तब आपको ऐसी बातें करने पड़ती हैं। तो शायद वही स्थिति है। और जो आपका सवाल था, बाकी दलों को लग रहा है कि क्योंकि संविधान को कोई खतरा नहीं, जैसा हम लोगों को लग रहा है, रंजन जी को भी लग रहा है कि कोई खतरा नहीं है, आपको भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है, तो वैसे बाकी दलों को अभी लग रहा है कि संविधान को खतरा नहीं। हो सकता है चुनाव जब करीब आए तो उनके यहाँ संविधान उनको भी खतरे में वो बिल्कुल वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी को संबल में कुछ और दिख रहा था, लेकिन कांग्रेस को नहीं दिख रहा था। बहरहाल वक्त की कमी थी, इस चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो कुल मिलाकर राजनीतिक दलों में संविधान को अंधे का हाथी से बना दिया है कि सब अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन उससे पब्लिक को क्या हासिल होना चाहिए, क्या हासिल होगा, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। जो प्रभु जी ने भी कहा है कि एक नेता को आप इस्टेब्लिश करने का सारा प्रपंच कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी सारा वक्त है। और वाकई आप संविधान की इतनी चिंता को लेकर हैं, तो उसकी सरल भाषा में व्याख्या बताइए और ये बताइए कि क्यों खतरे में, क्या खतरा है और उस खतरे को टाला कैसे जा सकता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।